हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। मेरा नाम है सचिन प्रजापत। और अगर आप बच्चों 10th क्लास में हैं, सीबीएसई से हैं या फिर किसी भी आप स्टेट बोर्ड में हैं जहां पर आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाता है, तो बच्चों ये वीडियो और इससे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इस साल 2025-26 सेशन के लिए 10th क्लास का पूरा मैथ सिलेबस यूट्यूब पर लेकर आने वाला हूं। और इसी सीरीज में बच्चों ये मेरा पहला वीडियो है और स्टार्टिंग में कर रहा हूं पॉलिनोमियल से चैप्टर नंबर 2। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल चैप्टर होने वाला है बच्चों। तो सीधी बात, नो बकवास, इधर उधर की बातें ना करके हम सीधा बात करते हैं चैप्टर की। बच्चों इस चैप्टर की टोटल मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये मेरा पार्ट 1 होने वाला है और इस पार्ट 1 में मैं क्या कवर करूंगा। एक तो मैं पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा, माने जो भी बेसिक्स जरूरी हैं इस चैप्टर को करने के लिए उस पर बातें होने वाली हैं। दूसरा, मैं एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे अगर मैं देखूं तो एनसीईआरटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में बहुत कम है, पर जितने भी हैं हम उनमें से मेन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन दिस पार्ट। और अगला जो पार्ट होगा उस पार्ट में मैं आपको पॉलिनोमियल के एडवांस, हॉट्स और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, वो मैं लेकर आने वाला हूं। तो बच्चों धैर्य रखें थोड़ा और धैर्य के साथ मेरा वीडियो देखें। शुरुआत करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, पढ़ना क्या है, वो चीजें थोड़ा सा पता चल जानी चाहिए बच्चों। तो 6-7 टॉपिक्स है जिस पर बातें होने वाली है। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस पर बातें होंगी, लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इन सब पर बात करेंगे। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं, जीरोस किसको कहते हैं। तो चिल रहो, टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। बस 30 से 35 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखें। पॉलिनोमियल आपका इतना मजबूत हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलने वाले, ये मेरी गारंटी है बच्चों। बढ़ते हैं सम बेसिक डेफिनेशंस की तरफ। तो शुरुआत जो है बच्चों वो कुछ डेफिनेशंस के साथ होगी, क्योंकि आपके बेसिक्स जितने मजबूत होंगे, समझ लीजिए चैप्टर में क्वेश्चंस करना उतना आसान लगेगा, सवालों में आपको उतना मजा आएगा। तो पहला वर्ड है बच्चों वेरिएबल क्या होता है। हालांकि ये शब्द ऐसे हैं कि आप लोगों ने 9th क्लास के पॉलिनोमियल में पढ़े भी होंगे और उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़कर आए होते, तो सबके हिसाब से मैं सोचता हूं और चीजों को जड़ से लेकर चलेंगे, जीरो से हीरो की तरफ। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, विच डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। इट मींस जो बदलता रहे। अलजेब्रा में बच्चों एक्स वाई जेड इन 3 अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स माना जाता है, क्योंकि आप सोचो यार एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई। एक्स सपोज दैट कुछ भी हो सकता है। एक्स मान लीजिए मेरी एज है, मेरी एज को ही मैंने एक्स कह दिया, तो क्या मेरी एज फिक्स है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, मेरी एज तो लगातार बढ़ रही है, इवन हर मिनट मेरी एज बढ़ रही है। तो मेरी एज अपने आप में क्या है, एक वेरिएबल। मैं आपसे कहूं दिन का जो टेम्परेचर होता है, क्या वो फिक्स होता है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, वो तो कम ज्यादा होता रहता है, वो भी अपने आप में एक वेरिएबल है। सेकंड थिंग है बच्चों कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट माने जिसकी फिक्स वैल्यू होती है। एग्जाम्पल, जितने भी संख्याएं होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, 1 2 3, यार 1 है, 1 की वैल्यू कभी बदलेगी थोड़ी ना, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। मेरे हाथ में कितनी फिंगर्स हैं? 5 है ना बच्चों, कोई अनहोनी ना हो अगर, तो हमेशा 5 ही रहेंगी ना। तो मेरे हाथों में कितनी फिंगर्स हैं, ये अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके गाइज। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर
जो मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल के साथ, एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर, आप इसको जरा ध्यान से देखें, ये जो 2x स्क्वायर है इसमें x स्क्वायर क्या है, वेरिएबल पार्ट, और x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर है दैट इज 2, तो ये 2 कहलाएगा कोएफिशिएंट। और ये किसका कोएफिशिएंट है बच्चों, जिसके मल्टीप्लाई में ये है। ये किसके मल्टीप्लाई में है, ये x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, तो 2 कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी संख्या होती है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाती है। अच्छा, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? साधारण सी भाषा में मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, यानी बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे भी नहीं, जरूरी नहीं है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मिक्सचर्स, और साथ में उनके कुछ ऑपरेशंस होने चाहिए। ऑपरेशन बच्चों एडिशन का हो सकता है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। मैं आपके सामने कुछ भी लिख दूं जिसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, या दोनों है, अपने आप में आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मानिए। मैंने अगर सिंपल आपके सामने x लिखा, ये x भी बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने आपके सामने x स्क्वायर लिखा, ये भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने आपके सामने 3x - 2 लिखा, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने x के साथ y भी ले लिया, x + y, ये भी। मैंने आपके सामने सिंपल √x लिख दिया, ये भी। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ भी हो जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, या दोनों हो, और साथ में ऑपरेशंस होने चाहिए उनके बीच में, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 3x² + 4xy + 10, तो बच्चों ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उम्मीद है सभी को समझ आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो आपका मेन वर्ड है, जो चैप्टर का ही नाम है, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? बताया गया है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल। यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल हो। होल माने क्या होता है बच्चों? 0 1 2 3 4। वेरिएबल की पावर बच्चों होल में होनी चाहिए। क्या अर्थ है इस बात का? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरिएबल की जो पावर है वो ना तो नेगेटिव हो, माइनस में नहीं होनी चाहिए, -1 -2 -3, और वेरिएबल की पावर ना तो फ्रैक्शन में हो, p/q, जैसे 1/2 या 2/3। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां वेरिएबल की पावर ना तो कभी माइनस में हो, ना ही कभी फ्रैक्शन में हो तो बस होल हो, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। 4x² - 3x + 7, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आप जरा देखें, वेरिएबल 2 जगह है, यहां और यहां। यहां है x की पावर 2, यहां है x की पावर 1, और दोनों ही पावर्स होल है, दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट, -3y की पावर 4 + 5y³ + 7y² - 9। आप अगर यहां देखें बच्चों, यहां y की पावर 4 है, यहां y की पावर 3 है, और यहां y की पावर 2 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को ही देखना है। कांस्टेंट नंबर की पावर चाहे होल है चाहे वो होल में नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन हमारे सामने है दैट इज 4√x + 3x² - 7। इसमें आप अगर यहां देखें
तो यहाँ तो x की पावर 2 है, ओके ओके है, यहाँ तो होल है। पर आप अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ है 4 रूट x, और अगर आपने 9वीं या 8वीं में सीखा हो तो बच्चों अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पे x की पावर हो गई 1/2 विच इज नॉट होल। दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई। ऐसे ही आप अगले वाला एग्जांपल देख सकते हैं, x + 2/x। बच्चे यहाँ पे तो x की पावर 1 है, पर जो अगला है 2/x, इसमें अगर मैं डिनोमिनेटर वाले x को न्यूमिनेटर में ले जाऊं तो ये ऊपर जाके बन जाएगा x की पावर -1। आपने पढ़ा था ना, डिनोमिनेटर वाले नंबर को न्यूमिनेटर में अगर ले जाए या न्यूमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर का साइन बदल जाता है। तो ये हो गया x की पावर -1। दैट मीन्स यहाँ पे पावर नेगेटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर होल होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो डिग्री का सीधी सी भाषा में मतलब बताया गया है द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को उसकी डिग्री माना जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, ना कि कांस्टेंट की। तो ध्यान सिर्फ आपको वेरिएबल पर देना है। मेरे पास ये एक एग्जांपल है 4x² - 3x + 7, और मुझसे कोई पूछ रहा है बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो देखें, यहां है x की पावर 2 और यहां x के ऊपर कुछ नहीं है, मींस 1 है। तो आप अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी पावर है 2, अर्थात इसकी डिग्री हो गई 2। नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है? x की पावर 10 - y की पावर 9 + 3z की पावर 4। यहां 10 पावर है, यहां 9 पावर है और यहां 4 पावर है। तो सबसे बड़ी पावर क्योंकि 10 है, दैट्स वाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री 10 है। अच्छा 17, अब आप कहेंगे कि भाई इसमें तो कहीं वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो बच्चे याद रखें, अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल हो ही ना तो उसकी डिग्री हम लोग 0 मान लेते हैं। कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं उनकी डिग्री 0 होती है। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया? सर ये तो ऊपर ऊपर से चला गया, समझाओ जरा कैसे। तो समझिए इसको। अच्छा एक बात बताइए, 17 को 17 × 1 तो हम लिख ही सकते हैं आराम से। आप कहोगे बिल्कुल सर लिख दो। अब एक बात बताइए, ये जो 1 है, क्या मैं 1 को x की पावर 0 नहीं लिख सकता? भाई किसी की भी पावर 0 हो उसको 1 ही तो कहते हैं। तो अब आप जरा ये बताइए कि यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? तो हाईएस्ट पावर तो यहाँ 1 ही है। हाईएस्ट पावर तो यहाँ पर बच्चों 1 ही है। इसीलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी दैट विल बी 0। हर कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है वो बच्चों 0 ही मानी जाती है। उम्मीद है सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है बच्चों दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की कैटेगरीज क्या क्या हैं? बच्चों पॉलिनोमियल को 2 आधारों पर बांटा गया है, 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। पहला है डिग्री के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा है टर्म्स के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री के बेस पर सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री के बेस पर सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट कह दो या 0 पॉलिनोमियल कह दो, बात एक ही है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या? जिसकी डिग्री 0 हो, जिसकी डिग्री 0 हो, खत्म कहानी। एग्जाम्पल, जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, मैंने अभी अभी बताया था ना कांस्टेंट नंबर की डिग्री 0 होती है। जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उन सब की डिग्री होती है 0 और उनको नाम दे दिया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है? तो लीनियर माने जिनकी डिग्री 1 हो, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। मैंने कहा 3x + 4y, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 और y की पावर क्या है 1।
तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हुई, दैट्स वाई हम इसको कह देंगे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। इस चैप्टर में बच्चों हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही स्टडी करना है, पर वैरायटीज जितनी भी हैं वो सब पढ़ा देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। मैंने कहा 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 9, तो आप देखेंगे कि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इसको कह दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक माने 3 डिग्री वाले और बाय क्वाड्रेटिक माने 4 डिग्री वाले। तो इनके एग्जाम्पल हम ना भी लें तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पढ़ना तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक ही है। तो ये तो रहे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऐसे ही इधर अगर हम आ जाएं तो बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की। टर्म के आधार पर कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? तो टर्म के आधार पर सबसे पहला होता है मोनोमियल। तो मोनोमियल माने होता है बच्चों जिसमें सिंगल टर्म हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सिंपल आपके सामने लिख दिया 4x, तो ये 4x जो है बच्चों एक सिंगल टर्म है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया मोनोमियल। बाइनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा 4x स्क्वेयर प्लस 3, आप अगर यहां पर ध्यान से देखें तो एक टर्म है 4x स्क्वेयर और एक टर्म है 3, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल माने जिसमें 3 टर्म होते हैं, टोटल 3, जैसे मैंने कहा 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9, तो आप अगर देखें तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ 3 टर्म है, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों सभी को चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स या फिर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स या जीरोस दोनों एक दूसरे के बच्चों सिनोनियम्स है, एक ही मतलब है। होता क्या है जीरोस का मतलब? तो सिंपल सी भाषा में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 आंसर दे। साधारण सी भाषा में आपके सामने कोई पॉलिनोमियल है हमारे सामने, तो x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर मैं उस पॉलिनोमियल में पुट करूं और पूरा उत्तर बच्चों क्या आ जाए? 0 आ जाए। यदि कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल को 0 कर पा रही है तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का रूट कहलाएगी या वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगी। एग्जाम्पल, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px बराबर x स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 21। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते थे, माने पॉलिनोमियल इन x। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और मैंने कहा भाई इसमें x की जगह -3 पुट कर दिखाइए, क्या आंसर आया जरा बताओ। तो जरा इसमें x की जगह -3 पुट कर देखते हैं। तो p-3 बराबर -3 का होल स्क्वायर, देखो जहां जहां x है वहां -3 रखना है बस, -3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -3 और प्लस में 21। तो देखते हैं आंसर क्या आया। -3 का होल स्क्वायर होता है बच्चों +9, 10 गुना -3 -30 और प्लस में 21। 9 और 21 होता है 30 और 30 - 30 होता है बच्चों 0। क्या समझे आप लोग? क्योंकि x बराबर -3 रखने पर इस पॉलिनोमियल में पूरा उत्तर क्या हो गया? 0। माने x बराबर -3 ने पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। देयरफॉर x बराबर -3 क्या कहलाएगा? रूट या 0 किसका? इस पॉलिनोमियल का, ऑफ px। और अगर आंसर आपका 0 नहीं आ पाता तो आप कहते x बराबर -3 इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। तो रूट होने के लिए पॉलिनोमियल में आंसर 0 आना जरूरी होता है।
रूट या जीरो समझने के बाद अगला जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ मैनी मैक्सिमम जीरोज अ पॉलिनोमियल कैन हैव। अब आप कहेंगे कि सर आप जीरोज होता क्या है, ये तो चलो समझ आ गया। अब हमें ये समझना है एक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरोज का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जैसे मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है और x बराबर -3 ने इसको जीरो बना दिया। क्या x बराबर -3 के अलावा भी और कोई वैल्यू होगी जो इसको जीरो बना देगी? और होगी तो मैक्सिमम और ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? माने एक पॉलिनोमियल के अधिकतम कितने जीरोज हो सकते हैं? तो बच्चों सीधा सा आंसर है, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही मैक्सिमम जीरोज होते हैं। मैंने ये नहीं कहा बच्चों कि उतने ही जीरोज होते हैं, मैंने कहा मैक्सिमम उतने ही जीरोज होते हैं। तो क्या लिख दिया मैंने? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बराबर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के अधिकतम उतने ही जीरोज होंगे। उससे कम भी हो सकते हैं, पर यह ध्यान दें उससे ज्यादा नहीं होंगे। बच्चों इस टॉपिक में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में या स्कूल्स में भी इस टॉपिक को कई बार ना थोड़ा अलग वे में समझा दिया जाता है। वहां कई बार आपको टीचर्स कहेंगे कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। माने अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके जीरोज भी 2, डिग्री 3 तो जीरोज भी 3। पर यह बात बच्चों सही नहीं है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसका मतलब यह है कि उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। मैक्सिमम 3, 3 से कम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और कई बार नहीं भी हो सकते। तो जितनी डिग्री होगी बच्चों पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोज भी उतने ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलिनोमियल है 4x³ - 4y² + 10। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के अधिकतम कितने जीरोज हो सकते हैं, तो आप सीधा डिग्री चेक कर लो। क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, तो इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोज भी 3 ही होंगे। इस पॉलिनोमियल को देखें, यहां 2 पावर है, यहां 1 पावर है, तो बच्चों हाईएस्ट पावर तो 2 है ना। तो क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है माने डिग्री 2 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोज भी 2 होंगे। उम्मीद करता हूं सभी को ये वाली बात क्लियर हो गई है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें इस सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही स्टडी करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते क्या हैं, किस तरह के दिखते हैं। तो टॉपिक है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें अपने सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना सीखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री होती है 2। तो इनके बारे में कुछ बातें हैं। जैसे हम जिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे वो सिर्फ एक वेरिएबल वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। एक वेरिएबल माने या तो उसमें वेरिएबल x होगा या उसमें वेरिएबल y होगा। यहां एक साथ 2 वेरिएबल्स को नहीं स्टडी करना। टोटल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि भाई डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोज भी तो 2 ही होंगे ना। और हमारे सिलेबस में जीरोज को रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चों अल्फा और बीटा से। पहले जीरो को अल्फा, दूसरे जीरो को बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिस फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, वो क्या है? दैट इज ax² + bx + c। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो एक वेरिएबल में, उसकी ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। जहां पर जो a है बच्चों, a ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x²।
क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या कहलाता है? बी कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स के मल्टीप्लाई में है। सी कहलाता है बच्चों कांस्टेंट। क्यों कहलाता है कांस्टेंट? क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वो आपका कांस्टेंट है। और बच्चों एक्स कहलाता है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी होती है। अभी आगे बात करने वाले हैं हम उसके बारे में। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उदाहरण ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। आप अगर इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो आप पाएंगे कि a है आपका 2, b है आपका 3 और c है आपका -10। तो ज्यादातर आपको जो पॉलिनोमियल देखने को मिलेंगे वो इस फॉर्म में होंगे बच्चों। अब बात करते हैं मेथड की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हमें रूट्स निकालने हैं यानी जीरोस, तो कौन सा मेथड चलेगा? तो मेथड का नाम है बच्चों मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या जिसको आप लोग फैक्टराइजेशन भी कहते हो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग नाम सुनते ही कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर में भी हमने ये मेथड एक जगह देखा था, 2.4 एक्सरसाइज। लेकिन बच्चों वहां जब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते थे ना, वहां इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता था फैक्टराइजेशन पर्पस से। यहां हम इस मेथड का उपयोग करेंगे जीरोस निकालने में। हालांकि मेथड एक ही तरीके से काम करेगा, कोई अंतर नहीं होगा। बस ये समझ लीजिए जीरोस निकालने में बस हमें एक स्टेप और आगे जाना है। फैक्टराइजेशन ये जो वर्ड है, एक्चुअल में इसका इस्तेमाल हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहां नाम चलेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग को अगर हमें सीखना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग को अगर हमें सीखना है तो उसके लिए क्या आना चाहिए पहले से, क्या बेसिक हमारे अच्छे होने चाहिए जिससे कि हम ये मेथड सीख पाए। तो बस एक छोटी सी बात है जो आपको पहले से आनी चाहिए, वो है हाउ टू टेक कॉमन फ्रॉम टू टर्म्स। दो टर्म्स में से कॉमन कैसे लिया जाता है और कॉमन होता क्या है। क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में बच्चों कॉमन लेने का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको कॉमन लेना जरूर आना चाहिए। अच्छा, कॉमन माने होता क्या है? व्हाट इज कॉमन? तो कॉमन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो गिवन टू टर्म्स को डिवाइड कर दे, गिवन टू टर्म्स को डिवाइड कर दे। दूसरी भाषा में कॉमन का मतलब होता है दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF दोनों का कॉमन कहलाता है। देखते हैं बच्चों, मेरे पास दो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और मैं अगर आपसे पूछूं बताओ भाई इन दोनों में से क्या है जो कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर यहां x की पावर 2 है और आगे है x की पावर 1। तो इट मींस दोनों में से x की पावर 1 कॉमन आ रहा है ना, यानी ये भी x की पावर 1 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी x की पावर 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों x की पावर 1 से डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए मैंने दोनों में से क्या करा, x की पावर 1 कॉमन ले लिया। जो भी चीज कॉमन लेनी होती है ना, उसको ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। और अब अंदर वाले टर्म्स का क्या करें? तो जो आप कॉमन लेते हो ना, उन दोनों टर्म को कॉमन नंबर से डिवाइड करने के बाद अंदर लिखा जाएगा। उन दोनों टर्म को कॉमन से क्या करना है, डिवाइड। या तो आप डिवाइड अलग से कर देखें, या आप मन ही मन में डिवाइड कर ले, और डिवाइड करने के बाद जो आया उसको लिखा जाएगा ब्रैकेट में। जैसे एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर में से अगर x कॉमन लें तो अंदर क्या बचा, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करा जाए तो क्या बचा, तो बच्चों ऊपर 2 पावर है x की और नीचे 1 है, तो कैंसिल होगा, x की पावर 1 बचेगी या नहीं बचेगी। तो यहां बचा x की पावर 1 प्लस
यहां है 3x, 3x में से x कॉमन आया तो क्या बचा, तो इसको चेक करने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 3x को x से डिवाइड कर कर देख लेंगे। जो भी आप कॉमन लेते हैं, कॉमन नंबर को उन दोनों से डिवाइड जरूर किया जाएगा। तो बच्चों x से x कट गया सीधा सीधा और यहां बचा 3। स्टार्टिंग में जब हम कॉमन लेना सीखेंगे ना, तो वहां हमें डिवाइड कर कर देखना होता है, पर धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी कुशलता बढ़ती है, फिर हमें डिवाइड कर कर देखने की भी जरूरत नहीं रह जाती। हम डायरेक्ट मन ही मन में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहां है 3x माइनस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन आया। मैं अगर पूछूं कि क्या दोनों में से x कॉमन आया, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, x यहां तो है पर x यहां पर नहीं है, तो x तो कॉमन आया नहीं। हाँ, यहां 3 है और यहां 12 है, और हम जानते हैं कि 3 और 12 ये दोनों ही संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाती हैं। तो क्योंकि ये दोनों 3 से डिवाइड हो रही हैं, तो दोनों में से बच्चे 3 क्या ले ले, कॉमन ले ले। और अब क्या करेंगे, दोनों को 3 से डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे 3x को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 से 3 कट के x बचेगा माइनस, 12 को अगर 3 से डिवाइड करूं तो 3 4 12 होता है, अंदर बचा 4। जरा आगे बढ़ते हैं, -3x² प्लस का 12x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस बार कांस्टेंट भी कॉमन है और इस बार वेरिएबल भी कॉमन है। जैसे 3 और 12, इनमें से क्या कॉमन आया बच्चों, 3, क्योंकि दोनों 3 से कटते हैं। x² और x, इनमें से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया। लेकिन बच्चों एक चीज समझना है, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिहाज से बता रहा हूं, वैसे जरूरी नहीं है। अगर दो टर्म्स में से पहला टर्म नेगेटिव हो, पहला टर्म नेगेटिव हो, तो हमेशा -b बाहर कॉमन निकाल लिया जाएगा। अगर दो टर्म्स में से पहला टर्म नेगेटिव हो तो -b कॉमन ले लिया जाएगा। और बच्चे माइनस कॉमन लेने से ना, अंदर वाले जो दोनों टर्म हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, बस इतना होगा, बाकी तो डिवाइड करना ही है। जैसे 3 में से 3 कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। x² में से x कॉमन लिया तो क्या बचा, एक x बचा। दूसरी बात, पहले वो माइनस का था, अब वो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि आपने माइनस भी तो कॉमन लिया है। आगे 12 में से 3 कॉमन लोगे बच्चों तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 3 4 12। और x में से x अगर कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, और वहां 1 × में दिखाने की जरूरत है नहीं। लेकिन पहले ये 12x पॉजिटिव था, अब ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन ले लिया है। तो दोनों में से अगर पहला टर्म नेगेटिव हो तो माइनस भी जरूर कॉमन ले लें। आगे बढ़ते हैं, 7x + 12, क्या 7 और 12 में से कुछ कॉमन आता है, कुछ भी नहीं। यहां x है, यहां कुछ है, x तो वहां एक ही जगह है, x भी कॉमन नहीं आ रहा, माने दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और बच्चों जब कुछ भी कॉमन ना आए तो कॉमन ले लेना है 1। क्यों, 1 तो भैया हर किसी को डिवाइड कर देगा, 1 तो सबको काट देता है। और देखो, क्या 1 कॉमन लेने से वैल्यूज में कोई चेंज आएगा, क्या 7x को 1 से डिवाइड करूं कुछ फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 7x ही रहेगा। 12 को अगर 1 से डिवाइड करूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 12 का 12 ही रहेगा। जब भी कुछ कॉमन ना आए तो 1 कॉमन लेना, और 1 कॉमन लेने से बच्चों अंदर वाली वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता। तो उम्मीद है कि इस स्लाइड के थ्रू आप लोग सीख चुके हैं कि कॉमन कैसे लिया जाता है, और ये बातें सीखने के बाद अब आप तैयार हो चुके हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग काम कैसे करता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जीरोज कैसे निकाले जाते हैं।
कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक एग्जाम्पल से पूरी बात क्लियर नहीं होगी कम से कम 2-3 उदाहरण मुझे लेने पड़ेंगे, तब जाके बात पूरी तरीके से साफ होगी। टॉपिक है, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और पहला पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12। मिडल टर्म स्प्लिटिंग की बच्चों शुरुआत कैसे होती है ध्यान से देखते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है। देखो कुछ चीजें आपको यहां रफ में लिखकर चलनी पड़ेंगी, उसी के हिसाब से सोचेंगे। सबसे पहले आपको ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, इसकी मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट में। ये आपका सी है स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, ये है आपका ए, तो सी की मल्टीप्लाई ए में करनी है। तो बच्चों 12 की अगर 1 में गुना करूं तो कितना आएगा, 12 एकम 12। अब जरा ये देखो कि जो मिडल टर्म है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट माने b, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से b। ये बताइए बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कि 7 है सर, पॉजिटिव 7 है। ठीक है, मैंने 12 की 1 में गुना करी तो 12 आया, और x के मल्टीप्लाई में है पॉजिटिव 7। अब दो नंबर सोचने हैं हमें अपने मन में, जिनका प्रोडक्ट अगर करें तो 12 आए, पॉजिटिव 12, और जिनका सम करें तो क्या है बच्चों, 7। दो संख्याएं ऐसी सोचनी है मनी मन में जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए 12 और जिनको जोड़ने पर आ जाए 7। जिनकी टेबल्स अच्छी हैं वो इन चीजों को बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे। वैसे तो जब नंबर्स छोटे होते हैं तो सभी के लिए सोचना आसान हो जाता है, पर जैसे जैसे नंबर्स थोड़े बड़े होंगे वहां वो बच्चे कामयाब ज्यादा रहते हैं जिनकी टेबल्स पर कमांड होती है। तो इसीलिए टेबल्स थोड़ी अच्छी रखें। आप कभी चैप्टर 4 में जाएंगे, वहां आपको बहुत बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स से भी परिचित होना पड़ेगा। खैर, दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 12 आए और जिनको जोड़े तो 7 आए। तो बच्चों आप लोगों ने मनी मन सोचा भी होगा और आप लोगों ने सीधा सीधा कहा होगा सर 4 और 3 ले लो, क्योंकि 4 3 12 होता है, 4 और 3 7 होता है। तो देखिए ये जो 7 है, 7 इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 4 प्लस 3 लिख दूंगा, 7 होता है 4 प्लस 3। तो ये बताइए कि ये जो 7x है मिडल टर्म, इस 7x को मैं 4x प्लस 3x तो लिख ही सकता हूं। जब 7 होता है 4 प्लस 3, तो 7x क्या होगा, 4x प्लस 3x। तो बच्चों ऐसा करना है, एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, 12 अपनी जगह, पहले और लास्ट वाले टर्म को कुछ मत कहना, और ये जो पॉजिटिव 7x है माने मिडल टर्म, इसको स्प्लिट कर दो, ब्रेक कर दो। तो प्लस 7x को लिखेंगे प्लस 4x प्लस 3x, माने पहला और लास्ट का अपनी जगह है, हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया है, तोड़ा है बीच वाले टर्म को, इसीलिए नाम पड़ गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इससे आगे बच्चों क्या करना है, अच्छा एक चीज और, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लेकर चलना, शुरू से ही पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लेकर चलना है। अब आप देखेंगे तो टोटल 4 टर्म है यहाँ पे। अब आपको ये करना है, शुरुआत के 2 टर्म्स से जो कॉमन आए ले लो, अगले 2 टर्म्स से जो कॉमन आए ले लो। देखते हैं एक्स स्क्वेयर और 4x से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, तो आपको साफ साफ क्लियर होगा कि जी x कॉमन आ रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वेयर में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4x में से अगर x बाहर आ जाए तो क्या बचेगा, पॉजिटिव 4 बचेगा। ऐसे ही प्लस 3x और प्लस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 3, प्लस 3 कॉमन आ रहा है ना दोनों में से। तो 3x में से 3 कॉमन आ गया तो x बचा, और 12 में से 3 कॉमन आया तो बच्चों पॉजिटिव 4 बचा, 3 4 जा 12। कॉमन हमेशा इस तरह से लेना बच्चों
कि यहां जो ब्रैकेट में वैल्यू बचे और यहां जो ब्रैकेट में वैल्यू बचे वो दोनों सेम हो। सेम होने से लाभ क्या होगा? सेम होने से लाभ ये होगा कि अब अगले स्टेप में x+4 पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में से। तो अंदर क्या बचा? इस पूरे में से x+4 अगर बाहर कॉमन आ जाए तो यहां बचेगा पॉजिटिव x, और अगर इस पूरे में से x+4 बाहर कॉमन आ जाए तो बच्चे यहां बचेगा +3, और इज इक्वल टू में क्या है? 0। इज इक्वल टू में क्या है? 0। x+4 इंटू x+3 बराबर 0। अभी तक बच्चों हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया है। जीरोज कैसे कैलकुलेट करने हैं? तो जीरोज ऐसे कैलकुलेट करने हैं कि ये जो दोनों फैक्टर आए हैं ना, x+4 और x+3, इनको इक्वल टू 0 पुट कर दो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो। हर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो। तो कैसे? x+4 को 0 रखते हैं और बताओ यहां से x क्या आया? 4 राइट में जाके हो गया -4, तो x की वैल्यू आई बच्चों -4। ऐसे ही एक बार x+3 को भी 0 रख दे तो बच्चे 3 राइट में जाके बन गया -3। तो एक x की वैल्यू आई -4 और एक x की वैल्यू आई -3। तो ये दोनों क्या है बच्चों? ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और यही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बड़ा सरल सा है, बड़ा आसान सा है। 2-4 क्वेश्चन कर लोगे अपने आप ये दिमाग में आपके रुक जाएगा और फिर मजा भी आने लगेगा इस मेथड को सीखने में, मेथड के क्वेश्चंस करने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज 4x² + 14x + 12। देखते हैं इसके जीरोज क्या आते हैं। देखिए 12 की अगर मैं 4 में इंटू करूं तो क्या बनता है? 12 4 = 48। यहां x के मल्टीप्लाई में बच्चों क्या है? 14, वो भी प्लस का 14। तो दो नंबर्स बच्चे हमें ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट करे तो क्या आ जाए? 48 आ जाए। जिनका प्रोडक्ट करे तो 48 आ जाए, और जिनका सम करें तो क्या आ जाए? सम करे तो क्या आ जाए? 14 आ जाए। सोचो सोचो सोचो, मल्टीप्लाई करे तो 48 आए और ऐड करे तो 14 आए। अपने मन में ये सोचा करो कि यार 48 किस किस की टेबल में आता है, 48 किस किस की टेबल में आता है। तो आप कहेंगे कि सर 48 तो 8 की टेबल में आता है ना, 6 की में भी आता है। अच्छा 8 की टेबल में कितनी बार आता है? तो आप कहेंगे 8 6 = 48 जी। और क्या 8 और 6 से 14 भी बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। तो देखो मिल गए नंबर। और देखो सफलता जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आपको मिल जाए, कई बार गलत नंबर्स भी ढूंढोगे, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोग ट्रैक पर आ जाओगे। तो 8 और 6 मिल गए हैं आपको, और सीधा हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं जी। 8 और 6 मिल गए हैं, तो ये बताइए ये जो 14x है आपका, इसको मैं 8 और 6 की फॉर्म में कैसे ब्रेक करूंगा? +8x एंड +6x। जरा लिखते हैं। पहला टर्म एज इट इज, लास्ट वाला टर्म भी एज इट इज, और प्लस 14x को क्या लिखोगे? +8x + 6x, और इज इक्वल टू में क्या रखना है? 0। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है ले लो, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है ले लो। जैसे 4 और 8, ये दोनों 4 से कट जाते हैं तो 4 कॉमन आया, एक कॉमन आया x। तो बच्चों 4 बाहर x बाहर, तो क्या बचा? x। 8 में से 4 कॉमन आया तो 2 बचा, और x तो बाहर आ ही गया। 6x और 12 में से 6 कॉमन आया तो x बचेगा, और 6 2 = 12 बचेगा। 6x में से 6 कॉमन आया तो x बचा, 12 में से 6 कॉमन आया तो 2 बचा। अब इन दोनों टर्म्स में से बच्चों
साफ साफ नजर आ रहा है हमें कि x प्लस 2 आ गया कॉमन। और बच्चों क्योंकि x प्लस 2 कॉमन आ ही गया है तो यहां बचेगा 4x और यहां बचेगा पॉजिटिव 6 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों क्या बन गए, फैक्टर्स। और अब हमें क्या करना है, ईच फैक्टर को इज इक्वल टू में 0 लेना है, x की वैल्यू निकालनी है वहां से। तो पहला आपका काम है x प्लस 2 को इक्वल टू 0 ले लो, तो 2 उधर जाके -2। ऐसे ही 4x प्लस 6 को इक्वल टू 0 ले लो, तो यहां से बच्चे 6 उधर जाके बनेगा -6 और 4 जाएगा डिवाइड में, x आ जाएगा -6/4 यानी -3/2। 2 से काटेंगे तो बच्चों 2 रूट्स निकले, पहला -2 और दूसरा है -3/2। आई होप कि सभी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लियर हो रहा है। एक इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी जरा उठा लेते हैं। देखो ये बुक का क्वेश्चन है, 6x² - 3 माइनस का 7x, 6x² - 3 - 7x। अच्छा इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, टर्म्स को थोड़ा सा ऑर्डर इसका बिगाड़ा हुआ है। हमें पहले क्या करना है, टर्म्स को सही से अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, 6x² अपनी जगह, -7x को पहले लिख दो मिडिल टर्म की जगह, और -3 को लिख दो एंड में। और अब टर्म्स रीअरेंज हो चुके हैं, तो अब आप लोग आसानी से स्प्लिटिंग चला सकते हैं। कैसे, -3 की गुना अगर 6 में करोगे तो आएगा -18, और यहां x के गुना में है बच्चों -7। तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढे जिनका प्रोडक्ट करें तो -18 आए और जिनका सम करें तो -7 आए। प्रोडक्ट करने पर 18 का, सम करने पर 7 का। अच्छा नेगेटिव के बारे में बाद में सोच लेंगे, पहले सोचो मल्टीप्लाई करके 18 किस में आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 9 2 18, और 9 में से 2 अगर घटा भी दूं तो 7 भी बैठेगा, लेकिन हमें 18 माइनस का चाहिए और 7 भी माइनस का चाहिए। तो क्योंकि 18 माइनस का चाहिए तो यानी कोई ना कोई एक नेगेटिव तो जरूर होगा। तो सोचो, क्या मैं 9 को नेगेटिव लूं और 2 को पॉजिटिव लूं, या 9 को पॉजिटिव लूं और 2 को नेगेटिव लूं? आप कहेंगे कि सर अगर 2 को नेगेटिव ले लिया ना तो 9 - 2 पॉजिटिव 7 बचेगा, पर हमें तो 7 भी नेगेटिव चाहिए ना। तो 7 क्योंकि हमें माइनस में चाहिए, इसीलिए 9 को माइनस रखें और 2 को रखें प्लस में। -9 × 2 -18, -9 + 2 -7। देखो हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो माइनस का 7x है इसको कैसे ब्रेक करेंगे, -9x पॉजिटिव 2x। तो ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, और -7x की जगह आएगा -9x पॉजिटिव 2x और इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बच्चे क्या कॉमन आया, 6 और 9, ये दोनों 3 से कट जाते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आया बच्चे, x कॉमन आया। 6 में से 3 कॉमन आया तो 2 बचा। x² में से x कॉमन आया तो x बचा। 9 में से 3 कॉमन आया तो 3 बचा और x तो बाहर आ ही गया है। ऐसे ही 2x - 3 आप देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो 1 कॉमन लेने से अंदर वाली वैल्यूज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और वो एज इट इज 2x - 3 रहेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, 2x - 3 ले लेते हैं कॉमन, तो यहां 3x बच गया और वहां से बच गया बच्चों 1। और अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0। यदि मैं 2x - 3 को 0 रखूं तो 3 राइट में और 2 डिवाइड में, x की वैल्यू बैठेगी 3/2। और यदि मैं 3x + 1 को 0 रखूं तो बच्चों 1 राइट में -1 और 3 डिवाइड में, तो x की दूसरी वैल्यू बैठी -1/3। ये है बच्चों इसके 2 रूट्स। 3 क्वेश्चंस मेरी तरफ से हुए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में,
अगला क्वेश्चन बच्चों आपके हवाले है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। जीरो से आगे क्या प्रोसेस है, जीरो से आगे का क्या प्रोसेस है बच्चों? तो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, जीरोस को हम लोगों ने बच्चों यहां कहा है अल्फा और बीटा, और उस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट माने ए बी और सी, तो किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स और उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप्स होती हैं? तो बच्चे किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स और जीरोस के बीच में दो रिलेशनशिप होती हैं। पहली जिसको आप कहते हो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस माने जीरो का सम, और जीरोस मैंने क्या माने हैं बच्चे? अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है, और अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितने के बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, माइनस बी माने क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, क्योंकि वो एक्स के गुना में है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे जो ए है, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो डिनोमिनेटर में ए के प्लेस पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकंड रिलेशनशिप होती है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का प्रोडक्ट, तो जीरोस तो है भाई अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हमेशा कितने के बराबर होना चाहिए? सी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा हमेशा बराबर होता है सी अपॉन ए के। यहां सी क्या है बच्चों? सी है कांस्टेंट, तो सी के प्लेस पर आप चाहें तो कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, और अपॉन में ए क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चे दो रिलेशनशिप है, सम ऑफ जीरोस और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जनरली जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपको पहले क्या करना होता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, और उसके बाद इन दोनों रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन भी करनी होती है। वेरिफिकेशन माने प्रूफ करिए कि ये दोनों रिलेशनशिप सही हैं। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने का एक ही तरीका है बच्चों, कि जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड दे वही वैल्यू आपको राइट हैंड साइड भी दे दे। एलएचएस को अलग सोल्व, आरएचएस को अलग सोल्व, इसमें भी और इसमें भी। तो दोनों रिलेशनशिप सेम मैनर में वेरीफाई होनी है। तो पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग से रूट्स निकालना, देन जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। ये है मेन क्वेश्चन बुक का, ये है मेन क्वेश्चन बुक का। सीधा बुक के क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 और ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। पहले तो बच्चों क्या करना है? हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की जो रिलेशनशिप्स हैं उन रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो कोई भी एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, जैसे पहला ले लेते हैं। हमारा पहला काम है बच्चों जीरोस फाइंड आउट करना, उसके बाद वेरीफाई करना। तो पॉलिनोमियल जो भी दिया हुआ है उसको इक्वल टू 0 ले ले, और पहले अप्लाई करें मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए -8 इंटू 1 -8, यहां x के इंटू में क्या है? -2। तो दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका प्रोडक्ट करें तो -8 आए, और जिनका सम करे तो -2 आए। तो आप सोच चुके होंगे कि जी 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 गए, 2 भी बचेगा। लेकिन हमें 8 भी माइनस का चाहिए
हमें 2 भी माइनस का चाहिए, तो क्या 4 को माइनस का करें या 2 को माइनस का करें या दोनों को माइनस का करें? तो सिचुएशन कहती है कि सर 4 को माइनस कर दो, क्योंकि -4 में 2 जोड़ोगे तो -2, और -4 इंटू 2 क्या होता है? -8 होता है। तो सही संख्याएं हैं -4 और +2। जरा पुट करते हैं इसमें, x² -2x को आप क्या लिखेंगे? -4x + 2x। अगला है -8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या बच्चों कॉमन आया? क्या कॉमन आया? x कॉमन आया। x² में से x कॉमन आया तो x बचा, -4x में से x कॉमन आया तो 4 बचा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है +2। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है +2। 2x में से 2 कॉमन आया तो x बचा, -8 में से 2 कॉमन आया तो 4 बचा। x - 4 क्या आ गया बच्चों दोनों में से कॉमन? यहां से x बचा और यहां से बचा +2। और अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे? दोनों को इक्वल टू 0। तो एक बार x - 4 को 0 रखते हैं तो -4 उधर जाके +4, और एक बार x + 2 को 0 रखते हैं, x की वैल्यू आ गई -2। तो ये दोनों है बच्चों इस पॉलिनोमियल के जीरोज, माने हमने आधा काम तो कर दिया, हमने जीरोज निकाल दिए हैं। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन कैसे हो बच्चों? करना आपको यह है वेरिफिकेशन के दौरान कि जो भी जीरोज निकल कर आए हैं, जो भी जीरोज निकल कर आए हैं, आप उनको नाम दे देना अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। तो पहले वाले जीरोज को अल्फा कह दो, दूसरे वाले जीरो को बीटा कह दो। अल्फा बीटा मिल गए। फिर आपको क्या करना है? सारे के सारे कोफिशिएंट भी लिख लेने हैं। कोफिशिएंट माने ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, वो आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल में। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ए है आपका 1, बी है आपका -2 और सी है आपका -8। तो हमने बच्चों जीरोस भी लिख लिए और हमने कोफिशिएंट भी लिख लिए हैं। अब एक एक रिलेशनशिप को उठाकर चलते हैं। तो पहली रिलेशनशिप क्या थी? अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। पहले लेफ्ट हैंड साइड लो इसकी, LHS लो, अल्फा + बीटा। तो अल्फा है बच्चों कितना? 4, बीटा है -2। तो 4 में से 2 गए, 2 बचा, प्लस माइनस माइनस, ये आ गई LHS। ऐसे ही अब जरा ले लेते हैं RHS। RHS है माइनस का b/a। तो माइनस बाहर, b कितना है? -2, अपॉन में a कितना है? 1। माइनस माइनस प्लस 2/1 2 होता है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आई है। तो इसका मतलब हुआ कि पहली वाली रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है। ऐसे ही अब हमें दूसरी रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। दूसरी रिलेशनशिप क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। पहले LHS लेते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा है 4 इंटू बीटा है -2, तो 4 गुना -2 होता है -8। RHS क्या होगी? c/a। तो c क्या है बच्चों? c है आपका -8, अपॉन में a है आपका 1। तो बच्चों आप देख पा रहे हो दोनों से आंसर सेम आया। LHS कितने के बराबर आई? RHS के। तो पहली वाली रिलेशनशिप भी वेरीफाई हुई और दूसरी वाली रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई है। तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है जिसमें जीरोज भी निकाले और जिसमें हमने वेरिफिकेशन भी की जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच की रिलेशनशिप को। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ना आपको 2 स्पेशल क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, एक पार्ट 4 और एक पार्ट 5। स्पेशल ये किस लिए है? हालांकि इजी है ये। स्पेशल ये इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बच्चों 3 टर्म होते हैं।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पर आप अगर ध्यान से देखेंगे पार्ट 4 में शुरू के दो टर्म तो हैं पर लास्ट वाला टर्म नहीं है कांस्टेंट। पार्ट 5 में फर्स्ट और लास्ट तो है पर मिडिल टर्म नहीं है। तो एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर पॉलिनोमियल में या तो मिडिल टर्म अगर गायब हो या लास्ट वाला टर्म गायब हो तो कभी भी जीरोज निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल नहीं करना होता। आप विदाउट यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डायरेक्टली जीरोज निकाल सकते हो। कैसे? चलो मैं एक पार्ट लेता हूं, इसको मैं रब कर दूं जरा यहां से। जी बच्चों, अगर मैं इसके पार्ट 4 की बात करूं, पार्ट 4 आप देख सकते हैं 4u स्क्वेयर प्लस 8u। सबसे पहले मैं इसके जीरोज की बात करता हूं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसीलिए मुझे इसके जीरोज निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखो सीधा सीधा 4 कॉमन आ रहा है ना, और एक u कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन u कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे u बचा, 8 में से 4 कॉमन आया तो 2 बचा, और u तो बाहर आ ही गया है। तो दो फैक्टर्स बन गए, एक 4u और एक फैक्टर बना u प्लस 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार 4u को इक्वल टू 0 लेंगे और 4 जाएगा डिवाइड में तो u आएगा 0/4 यानी 0। और एक बार हम लोग u प्लस 2 को 0 के इक्वल लेंगे तो 2 उधर जाके बनेगा -2। विदाउट यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग जीरोज निकल आए। और रही बात बच्चों वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन भी देखो कितनी आसान होगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जीरोज को मान लेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा है 0 और बीटा है -2। कोफिशिएंट क्या होंगे जरा देखो, u स्क्वायर के इंटू में जो है वो है a 4, u के इंटू में जो है वो है b 8, और कांस्टेंट क्योंकि यहां है ही नहीं इसीलिए कांस्टेंट आपका हो गया 0। कांस्टेंट क्या हो गया, 0। इसके आगे बिल्कुल सेम वैसे ही जाना है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में गए थे। वेरिफिकेशन, पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो जरा लेफ्ट हैंड साइड लें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 0 बीटा है -2, 0 -2 कितना होता है -2, दिस इज LHS। RHS क्या है यहाँ पे, माइनस का b/a, तो माइनस का b कितना है बच्चों 8, a कितना है 4, तो 4 दूनी 8, तो LHS कितने के बराबर आया, RHS के बराबर आया। दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकंड रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जरा LHS लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो 0 इंटू -2 कितना हुआ 0। राइट हैंड साइड c/a, c कितना है बच्चों कुछ नहीं 0, और a है आपका 4, तो 0/4 भी कितना होता है 0 ही तो होता है। तो इसमें भी आप पाएंगे कि LHS बराबर RHS, तो रिलेशनशिप भी वेरीफाई हुई। उम्मीद है बच्चों आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ये वेरिफिकेशन वाली चीज भी आपको बेहतरीन रूप से क्लियर हुई होगी। इसके बाद सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, और बड़ा ही सरल टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। किसी भी पॉलिनोमियल को क्रिएट करना यदि उस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम दिया हुआ है, माने जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और अगर आपको उसके जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो बताइए वो पॉलिनोमियल क्या होगा। आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, आपको क्या गिवन है बताओ, उस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज होंगे उन दोनों जीरोज का सम दिया हुआ होगा, माने अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ होगा, और उन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, माने अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ होगा।
तो पूछेगा कि बताइए वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखो ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला है पॉलिनोमियल क्रिएट करने का, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की जगह मैं चाहूं तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह मैं चाहूं तो अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकता हूं। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे। करना कुछ नहीं है, जीरोज का जो सम दिया हुआ होगा इसको यहां पुट कर देना, और जीरोज का जो प्रोडक्ट दिया हुआ होगा इसको यहां पुट कर देना, और इनटू में है के। देखो बच्चों के जो है ना ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें एंड में देखना पड़ता है कि के को क्या माने, के को क्या माने, वो क्वेश्चन के अंत में पता चलेगा। तो कभी भी पॉलिनोमियल बनाना हो ये सूत्र आपके काम आएगा। एनसीईआरटी में 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल तैयार करिए और गिवन क्या है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं हर पार्ट में वो क्या हैं। पहला नंबर तो क्या है, सम ऑफ जीरोज है, सम माने अल्फा प्लस बीटा, और जो दूसरा नंबर है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माने हर पार्ट में जो पहली वाली संख्या है वो रिप्रेजेंट करती है अल्फा प्लस बीटा को, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है अल्फा इंटू बीटा को। तो जैसे मैं पहले वाले पार्ट को ही उठा के चल दूं, तो पहले वाले पार्ट में अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा है -1। तो बताइए पॉलिनोमियल क्या होगा। कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। तो जरा करते हैं, देखिए के इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस सम की जगह क्या लिखोगे 1/4 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह क्या लिखोगे -1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, के एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस माइनस। अब एक काम कर ले बच्चों, एलसीएम ले ले, इसके नीचे भी 1 मान ले और इसके नीचे भी 1 मान ले। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 1 4 और 1 का 4, तो 1 4 जा 4 और 4 इंटू एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर माइनस 4 1 जा 4 और 1 की x में करेंगे तो x, 1 4 जा 4, 4 की 1 में करोगे तो 4। अब आपको बच्चों लास्ट में एक काम कर देना है बस, जैसे आपको यहां से ये k हटाना है, तो बताओ k कैसे हटेगा। यहां से नीचे 4 है, सोचो अगर मैं यहां k की जगह 4 पुट कर दूं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बस यही करना है, डिनोमिनेटर में यहां जो भी कुछ आए k की वैल्यू वही ले लेना, जिससे कि k वहां से एलिमिनेट हो जाए। और बच्चों अगर नीचे कुछ ना आए तो k मान लेना 1 मानने से क्या होगा, यही वाला आंसर हो जाए। तो फिलहाल क्या करना है, फॉर k इज इक्वल टू 4, यदि मैं k की जगह 4 रख दूं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और पॉलिनोमियल बच्चों क्या निकल के आएगा, पॉलिनोमियल विल बी 4x स्क्वेयर माइनस का x माइनस का 4। दिस इज योर आंसर। अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो k को आप मान लेना 1, और उस स्थिति में अंदर जो कुछ भी होगा वही आपका फाइनल उत्तर होगा। सभी के सभी पार्ट बच्चों इसी मैनर में होने हैं, सम की जगह सम की वैल्यू, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू। आई होप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ है। एंड फाइनली बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर के अंत की तरफ बढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है ये, और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई होगी और बच्चों को परेशानी भी हो रही होगी, लेकिन यार मैथ्स है, मैथ्स में चीजों को डिटेल में समझाना पड़ता है, और डिटेल में जाने के लिए ना एक पीरियड 1 घंटा मिनिमम चाहिए ही चाहिए होता है, और आपको भी थोड़ा सा सहनशील तो गणित में रहना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपसे कोई पूछ ले बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे आप लोग 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ की बात करते थे, तो आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइंस होती हैं। 9वीं में हम लोग ड्रॉ करना भी सीखते थे, चैप्टर 3 में 10th में भी आएगा दोबारा। पर बच्चों जब भी बात होगी ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो याद रख लेना उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। उसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला, नॉट स्ट्रेट लाइन। पैराबोला जानते हो कैसा होता है? ये रहा। आप लोग फिजिक्स में अगर कभी जाएंगे तो वहां आप लोगों को मिरर्स देखने को मिलेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स, लगभग उसी आकार का पैराबोला आप समझ लीजिए। अच्छा पैराबोला तो होगा, पर पैराबोला किस डायरेक्शन में होगा वो भी तो देखना है। तो मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। जो आपका पैराबोला होगा उस पैराबोला की डायरेक्शन क्या होगी? तो डिपेंड करता है x² का कोफिशिएंट यानी a, ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर a आपका 0 से बड़ा है तो याद रख लेना पैराबोला हमेशा बनता है पॉजिटिव y एक्सिस पर, पॉजिटिव y एक्सिस पर। ये ओरिजिन से टच है पर जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से टच होके जाए। और अगर a आपका क्या है बच्चों? 0 से छोटा माने नेगेटिव है, तो पैराबोला आपका बनता है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। माने अगर a 0 से बड़ा है तो पैराबोला ऊपर की तरफ रहेगा मुंह खोल के, और अगर a आपका 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ उसका मुंह ओपन रहेगा। पर जैसा भी हो रहेगा वो पैराबोलिक शेप में ही हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका 2.1 एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है, टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एनसीईआरटी में आपको कहीं से लेके कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल थ्रू इट्स ग्राफ। अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ, और आपसे पूछ ले कि बताइए उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, ग्राफ की मदद से जीरोस निकालना। तो कुछ नहीं करना, आपके पास जो ग्राफ है ना, बस ये देख लो कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, जितने बिंदुओं पर भी टच करे ग्राफ एक्स एक्सिस को या काट कर जाए, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। जितने पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को टच करे या छू कर जाए या काट कर जाए। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, द ग्राफ ऑफ y बराबर px, एक पॉलिनोमियल है y बराबर px, आर गिवन बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बताइए इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो जैसे पहले वाले पार्ट में देखो, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है? कहीं भी नहीं, तो इसके टोटल कितने जीरोस होंगे? एक भी नहीं सर। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? बस एक पर, इसके कितने जीरोस होंगे? सर ओनली वन। ये कितने पर काट रहा है? 1 2 3, कितने जीरोस होंगे? टोटल इसके जीरोस होंगे 3। ठीक है बच्चों, कईयों के मन में एक क्यूरियोसिटी भी जाग रही होगी, सर ऐसा क्यों? एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, हम यही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बच्चों समझो, आप लोगों ने 9वीं क्लास में सीखा होगा कि एक्स एक्सिस पर y हमेशा शून्य होता है। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जब जब काटेगा वहां वहां y आपका 0 हुआ होगा। और यार हमें यही तो देखना है ना कि y कितनी बार 0 हुआ है। y माने पॉलिनोमियल, हमें यही तो देखना था ना कि हमारा जो y है वो कितनी बार 0 हुआ है। तो बस ये देख लो कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, जहां जहां टच करेगा वहां वहां y 0 हुआ होगा। और ऐसी मेरी आशा है कि आप लोगों को वीडियो में खूब मजा आया होगा और आप लोगों ने बिना बोर हुए पूरी वीडियो देखी होगी।
यहां पर बच्चों मेरी ऐसी उम्मीद है कि एनसीईआरटी आपको अच्छे से पॉलिनोमियल की क्लियर हुई होगी। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एडवांस क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। उनमें से काफी क्वेश्चंस आपको भी दूंगा करने के लिए, काफी क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। और जैसी भी आपको बच्चों ये वीडियो लगी हो, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।